नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री छैल बैरजी अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसे कि ये बजट का जो जाहिर हुआ है, शिंदे सरकार और फडणवीस दोनों ने मिलकर जो बजट जाहिर किया, लोगों के लिए बहुत अलग लग रहा है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? देश की 70% जो है जनसंख्या है वो मध्यम वर्गीय से आती है। मध्यम वर्ग के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फोकट छाप मुफ्तखोरों को बढ़ावा दे रही है, मुफ्तखोरी बढ़ा रही है सरकारें। जबकि रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी मिलना चाहिए। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। तो वो तो कुछ नहीं कर रही है, मुफ्तखोरी बढ़ा रही है। वोट मिलना चाहिए, वोट की राजनीति का मिलना चाहिए। कॉमर्स इज द बैकबोन ऑफ साइंस। व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। आज व्यापार की ये स्थिति है कि पूरे महाराष्ट्र में, देश में जितना भी राष्ट्र है सब में, महाराष्ट्र में खासतौर से विदर्भ में, जो विदर्भ बिजली पैदा करता है, इतना महंगा बिजली है पूरे महाराष्ट्र में, विदर्भ में, कि विदर्भ के उद्योग पिछड़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के उद्योग बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ विद्युत सस्ती है। विद्युत का कोई भी चीज़ की लागत में बहुत बड़ा असर पड़ता है। विद्युत सस्ती मिलेगी तो सामान सस्ता पड़ता है। अभी आज मध्य प्रदेश का चावल, छत्तीसगढ़ का चावल सस्ता पड़ता है यहाँ से, यहाँ महंगा पड़ता है। दूसरा, रोजगार के लिए मजदूर नहीं मिलते। मजदूर इसलिए नहीं मिलते कि सरकार मजदूरों को फ्री भोजन दे रही है, फ्री अनाज दे रही है, रहने के लिए मकान बना रही है फ्री में, सब कुछ यानी मुफ्तखोर कर रही है, निकम्मा बना रही है आदमी को। तो लेबर ही नहीं मिलते। सरकार किसी को निकम्मा नहीं बनावे, मुफ्तखोरी नहीं बांटे। सरकार हर हाथ को काम देवे, हर खेत को पानी देवे, ताकि लोग दो पैसा कमाए, अपने आत्मनिर्भर बने। सर, महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया, 50% छूट दी गई है एसटी में, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? महिलाएं और पुरुष आजकल एसटी में कहाँ बैठते हैं? अधिकतर तो ट्रेन से बैठते हैं। तो ट्रेन में तो इनका सब बंद कर दिया, सीनियर सिटीजन बंद कर दिया। महिलाओं को तो क्या देंगे ये लोग, सीनियर को बंद कर दिया। बहुत त्राही तराही हो रही है। रेलवे में देना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग तो रेलवे से जाते हैं। मैं तो बस में, मैं तो कम से कम 25 साल हो गए बस में नहीं बैठा, ट्रेन से जाना होता है। तो ट्रेन में सुविधा देना चाहिए। ट्रेन का साधन एक सुगम साधन है, हर आदमी ट्रेन से जाना चाहता है। अभी गोंदिया से नागपुर जाना है तो ट्रेन आदमी 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंचा देगी, बस 4 घंटे 5 घंटे में पहुंचाएगी। तो कोई भी आदमी जल्दी जाना चाहता है, ट्रेन से जाना चाहता है, तो ट्रेन में जो तुम्हारे ट्रेन में फ्री करना चाहिए महिला को। और जो सीनियर सिटीजन है इनको वापस रियायत देना चाहिए, मेरी ऐसी शासन से अपील है। सर, पुणे में जो कस्बा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे देखा गया है कि जो वहाँ पे गढ़ माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का, वो गढ़ नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। तो क्या बोलेंगे सर इस बारे में? मैंने सुना हूँ कि कस्बा जो विधानसभा क्षेत्र है, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनके परिवार को सीट मिलती है हमेशा, और उनके परिवार से हमेशा कोई ना कोई जीतता है। इस बार उनके परिवार की टिकट काट के दूसरे अन्य को दिया है। साथ ही मैं जो देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो एक कैडर वाली पार्टी थी, अनुशासित पार्टी थी, आज वो सिर्फ पार्टी नोटों पे आधारित हो गई है। संगठन का कोई मतलब नहीं है। और नए नए लोग जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको बढ़ावा भाजपा दे रही है। वो पुराने जो निष्ठावान थे, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे, वो काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी अवहेलना हो रही है, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। और संगठन बहुत कमज़ोर हो गया है, सिर्फ हवाई हो गई बीजेपी। तो सब सत्ता के नशे में मदोश है, यानी कोई ऐसा नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, सिर्फ सत्ता का नशा है। लूटना है लूट लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, यानी लूट रहे हैं। जिसको देखो निष्ठावान कार्यकर्ता बेचारे घर में बैठे, बाकी जिसको लूटना है लूट रहे हैं। कोई ध्यान ही नहीं है संगठन की तरफ, बस लूट रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। इसीलिए जो है आज राष्ट्र में सरकार है भाजपा की, महाराष्ट्र में सरकार है, उसके बाद तुम अपनी परंपरागत से हार रहे हो, तो इसके चुनावी परिणाम 2024 में देखने को मिलेंगे। राष्ट्र और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होने वाला है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। सर, नागालैंड में ऐसा देखा गया है कि जो राष्ट्रवादी ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया है, तो क्या आपको लगता है कि यह चित्र अपने महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है? क्या बोलेंगे सर इस बारे में? राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। कल कोई दुश्मन था, आज मित्र है, कल कोई मित्र था, आज दुश्मन है। अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों एक हो गए महाराष्ट्र में, तो फिर बचेगा क्या? क्योंकि जो कैडर वोट है, हम खासतौर से हमारे गोंदिया जिले में, भंडारा जिले में कैडर वोट है भारतीय जनता पार्टी के हैं और राष्ट्रवादी के हैं, उसके बाद कांग्रेस के हैं, उसके बाद शिवसेना के हैं। तो अगर दोनों एक हो गए मान लो, तो कुछ भी हो सकता है, संभावना का खेल है, हो सकता है।
सर अगर विपक्ष खत्म हो गया तो क्या हो सकता है सर? अगर विपक्ष रहा ही नहीं तो क्या हो सकता है? विपक्ष का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है ताकि सरकार मनमानी नहीं करे। विपक्ष का काम है अंकुश लगाना, अंकुश रखना। जो मनमानी सरकार करेगी, चाहे सरकार हो चाहे परिवार हो कोई भी हो, किसी के मनमानी नहीं चलना चाहिए। उस पर स्पीड ब्रेकर रखना चाहिए। विपक्ष यानी स्पीड ब्रेकर। सरकार जो भी कर रही है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। विपक्ष तो जिंदा रहना जरूरी है। विपक्ष यानी एक समझ लो रीढ़ की हड्डी है सरकार की। विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार तो कुछ भी करेगी, उल्टे पुल्टे फैसले। विपक्ष जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सभी राजनीतिक पार्टी, सभी राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पे अलग हो गए तो क्या बोलेंगे इस बारे में? क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का फिर? 1977 में कांग्रेस के खिलाफ सभी विपक्षी एक हो गए थे। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हो गया था। जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, 2-2.5 साल चली थी। तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि सब एक होंगे, क्योंकि सब प्रदेश में सबका अलग अलग है। जैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी एक नहीं हो सकते। तमिलनाडु में डीएमके एनडीएमके एक नहीं हो सकते। तुम्हारे आंध्र प्रदेश में जगन बाबू रेड्डी और कांग्रेस एक नहीं हो सकते। उड़ीसा में बीजू पटनायक, नवीन पटनायक और कांग्रेस एक नहीं हो सकते। तो हर जगह, हर राज्य की अलग अलग जो है अलग अलग परेशानियां हैं। एक नहीं हो सकता विपक्ष। अगर एक हो गया मान लो तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा, लेकिन एक नहीं हो सकता। आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। देश की रक्षा बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो रक्षा जरूरी है। तो अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ, मारे मारे घूम रहे थे। हवाई जहाज में हमने देखा, पंखे पे चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, लोग मारे मारे घूम रहे थे। देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का होना जरूरी है, अमित शाह जी का होना जरूरी है, और देश के विकास के लिए नितिन गडकरी जी का होना जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है देश में। लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता है, मुझे नहीं लगता इनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शिखर तक पहुँचेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। और सब एक ये हो ही नहीं सकते। अगर हो गए मान लो तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। सब एक हो गए, उस पोजीशन को ध्यान में रख के अभी से सब संगठन को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाहिए। और पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनको साथ में लेकर चलना चाहिए। सर कांग्रेस के राहुल गांधी जी जब विदेश में जाकर भारत की जब विरोध में बात करते हैं और आरएसएस के विरोध में जब बात करते हैं तो कितना सही है सर ये? मैंने भी सुना हूँ टीवी पे, जो भी नेता भारत विरोधी बात करता है भारत से बाहर जाके, उसका उनको वीज़ा ही नहीं देना चाहिए। वीज़ा क्यों देते हैं ये लोग? और प्रतिबंध लगाना चाहिए यात्राओं पर। सरकार को थोड़ा कड़क होना पड़ेगा। तुम हमारे यहाँ के नेता हो, बाहर जाके हमारी ऐसी की तैसी करते हो हमारे देश की, ये कोई उचित बात नहीं है। सरकार का काम है ध्यान रखे। जो भी नेता, कोई भी पार्टी का नेता हो, भारत की निंदा करे बाहर जाके, उनका वीज़ा समाप्त कर देना चाहिए और उनको अयोग्य ठहराना चाहिए। कड़े कदम उठाना चाहिए। राहुल गांधी जी जो भी बोलते हैं वहाँ पे बाहर जाके, मैं उनका निषेध करता हूँ। जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयं संघ का सवाल है, मैं भी राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा हूँ। राष्ट्रीय स्वयं संघ एक देशभक्त संगठन है, देशभक्ति सिखाता है। तो आरएसएस के बारे में किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो उसकी तुलना वो करते हैं, मुस्लिम क्या ब्रदर क्या बोलते हैं, वो क्या बोल रहे थे उससे तुलना करते हैं। तो तुम पहले आरएसएस में आओ, सीखो, देखो। प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति थे, तुम्हारी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता थे, वो भी आरएसएस के प्रोग्राम में आए थे नागपुर में, क्योंकि उनको मालूम था कि आरएसएस एक देश स्वाभिमानी संगठन है, देशभक्त संगठन है। इसलिए प्रणब मुखर्जी भी आए थे। तुम भी वहाँ जाओ। मैं मोहन भागवत जी से अनुरोध करता हूँ कि राहुल गांधी जी को भी बुलावे। जो भी तुम्हारा प्रोग्राम होता है विजयदशमी का जो भी होता है, उसमें राहुल गांधी जी को बुलावे मुख्य अतिथि के तौर पे, ताकि वो भी देखे आरएसएस क्या है। सर विरोधी पक्ष के अनेक नेता सीडी और सीबीआई के शिकार हो रहे हैं, तो सत्तारूढ़ बीजेपी के जो नेता है क्या वो भ्रष्ट नहीं है? क्या बोलेंगे सर बारे में? सभी पार्टियों में भ्रष्ट नेता है। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं। विपक्ष के नेता भी डूबे हैं। जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो साहूकार है। अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो विपक्ष के नेता पकड़े जाएंगे। कभी विपक्ष की सरकार आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जाएंगे। तो ये तो क्रम चलते रहेगा पकड़ दगड़ी का। और कोई खा रहा है, कोई निकल रहा है। सब पार्टी के नेता खा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ऐसा तो क्रम चलेगा। तो जो सत्ता में रहे वो विपक्ष को पकड़ेगा, विपक्ष जब सत्ता में आएगा तो इसको पकड़ेगा। ऐसा चलेगा, कोई खास बात नहीं है, पकड़ दगड़ी चलेगी। धन्यवाद सर।
दोस्तों आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड सही में अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला एपिसोड आपके मोबाइल स्क्रीन पे जल्द आ सके। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।